90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में पैदल यात्रा करूंगा। और पैदल का मतलब ये, जिस दिन सुबह जहां से चलूंगा शाम तक पैदल चलूंगा। मेरे से बड़ा कोई नहीं है। वैसे आपको बताऊं, राजनीतिक सफर बहुत चंद लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो जब 25 साल का था तभी चुनाव मैदान में आ गया था। पोजीशन कोई मिल जाए, स्थान कोई मिल जाए, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, किसी दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई और हो जाए। विधायक के बेटे हैं, मान लिया जाता है कि वो भी विधायक बनेंगे, तो ये सवाल जो बृजेंद्र साहब के हिस्से भी आता है कि देखिए जी, एक बड़े पॉलिटिशियन के छोरे थे और उनको सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती गई। आप इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से? और ना इस तरह की सोच राजनीति में होनी चाहिए। और यही कारण था देवीलाल जी का चुनाव हारने का बार बार वहां से। मैंने देखा सर, बृजेंद्र साहब के हिस्से ना एक कास्ट वाला टैग नहीं आया है। बीरेंद्र साहब हैं यहाँ, बृजेंद्र सिंह के साथ वो यहाँ यात्रा में नजर आ रहे हैं। यात्रा में वो उन्हें कई तरह की चीजें बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। सर दुरुस्त फरमाया? हाँ, ये तो है ही। कुछ अपने तजुर्बे का लोगों को फायदा तो पहुंचना चाहिए। हाँ। और मैं देख रही हूँ आप तकरीबन 80 वर्ष के हो गए हैं आप। हाँ, हो जाऊंगा अभी। हाँ। और आप देख रही हूँ मैं, यात्रा में आप चल रहे हैं, बड़े अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाले ने अभी तक सेहत के मामले में ठीक ही रखा हुआ है। जैसे यात्रा में मान लें कि आप 5 घंटे चले या 6 घंटे चले, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं कि ले भैया आज तो गोडे दुखने लग गया, इस टाइप का? नहीं, मैं असल में मेरा रूटीन है, जब भी मैं दिल्ली में होता हूँ तो 5-6 किलोमीटर की सैर मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और 6 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे के अंदर करो तो आप ये समझ लो कि आप बिल्कुल फिट हो, स्वस्थ हो। लेकिन उम्र के साथ साथ एनर्जी लेवल तो कम होता ही है। अच्छा, बृजेंद्र साहब की यात्रा है, मैं देख रही हूँ, और पब्लिक का बहुत अच्छा रुझान भी मिल रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, खास तौर पर बौद्धिक वर्ग के लोग जो लेखक हैं या जो राजनीति पर जो चेंज चाहते हैं। तो इस यात्रा को आपने ऑब्जर्व किया, आप देख भी रहे हैं, बल्कि शामिल भी हो रहे हैं, आप यात्रा चला भी रहे हैं। आपका किस तरह का रिएक्शन सर? देखिए, एक तो अपने तरीके की ये शायद हरियाणा में पहली यात्रा है जब एक पार्टी के पदाधिकारी ने, बृजेंद्र सिंह ने ये फैसला लिया राहुल गांधी जी से मिलके कि मैं पैदल यात्रा करना चाहता हूँ 90 के 90 चुनावी जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं। और मैंने उसको ये भी कहा कि आजकल रिवाज ये है कि नेता लोग बोलते तो हैं कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में 8-10 किलोमीटर का कहीं एक गांव से दूसरे गांव का फासला हो तो गाड़ी में बैठ के चले गए, गांव आने से पहले फिर उतर लिए, गाड़ी से नीचे आ गए और फिर गांव से आगे निकल के फिर चढ़ गए। तो इसका ये फैसला था कि नहीं, मैं 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में पैदल यात्रा करूंगा। और पैदल का मतलब ये, जिस दिन सुबह जहां से चलूंगा शाम तक पैदल चलूंगा। तो ये शायद हरियाणा में पहला ऐसा कदम है जो शायद पहले इस तरीके की यात्रा किसी ने नहीं की, राजनीतिक आदमी ने। तो अच्छा है। और अच्छा इसलिए भी है कि एक तो होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीति से ऊपर उठ के सोचनी चाहिए। और ये जो जिस यात्रा का, सद्भाव यात्रा का मतलब है वननेस, और नारा भी यही इस यात्रा का है कि कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हो सकता है इसका अंततः कोई लाभ मिले कांग्रेस पार्टी को और बृजेंद्र सिंह को, लेकिन सबसे बड़ा लाभ मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से हमारी जो संस्कृति, सभ्यता, हरियाणा की रहन सहन, हमारा आपस का मेल मिलाप हमेशा, और ख़ास तौर पर गांव के ज़िंदगी में, वो एक रूप है हमारा, किसी गांव का भी हो। और एक रूप का मतलब उसमें हर बिरादरी के, हर धर्म के भी मैं कह सकता हूँ घर होते हैं, लेकिन उनका आपस का जो
जो समझ है और आपस का जो उनका एक रहन सहन का अंदाज है, उसमें कोई गांव से बाहर की नहीं सोचता, एकता की बात सोचते हैं। और कभी गांव पे या गांव के किसी आदमी पे कष्ट आता है तो सारा गांव उसकी तरफ मदद करता है। तो इसलिए पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी के ये प्रयास रहे हैं कि हरियाणा के गांव की जो पकड़ है राजनीति में, वो सक्षम नहीं रहे वो पकड़ बनाने के लिए। और उन्होंने फिर रास्ता ये अख्तियार किया कि समाज को बांट के कुछ एक धड़ा, एक ग्रुप, तो उनके साथ जुड़े। वो तभी जुड़ सकता है जब गांव में वो भाईचारे को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दें या तोड़ने में सक्षम हो जाए। तो ये बात हो सकता है कि पिछले चुनाव में इसका कुछ असर हुआ हो, लेकिन अभी तक मैं ये मानता हूँ कि जो दिल हैं वो अभी भी उसी रूप में इकट्ठे हैं। और वोट के लिहाज से शायद कुछ इसमें लोगों ने किया हो, एक जाति की विशेष ने कहीं वोट दिया, दूसरी ने कहीं दिया, लेकिन अभी भी भाईचारा जैसा होना चाहिए वो हमारा है। और इसको कहीं आगे नुकसान ना हो सामाजिक तौर पे, इसको इसलिए ये प्रयास किया गया है कि हम हरियाणा में हर चुनाव क्षेत्र में जाके इस स्थिति को मजबूत करें। और इस स्थिति को मजबूत करने से ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, और मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक बात है अगर यही उद्देश्य है, तो मैं तो खुद आपको पता है 10 साल बीजेपी में रहा भी हूँ। तो ऐसी भावना और ऐसी राजनीति का बहिष्कार हरियाणा के लोग करेंगे। और हरियाणा किसी एक बिरादरी, एक मज़हब का या अलग अलग विचारों का नहीं है। जहाँ तक एकता की बात है, हम सब इकट्ठा हैं। सर, मैं सुन रही थी बृजेंद्र साहब बता रहे थे कि यात्रा में कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, ये सब रणनीति आप तय करते हैं। हाँ, उसका देखो ना, मैं 50 की 53-54 साल की मेरा राजनीतिक जीवन है। और आपको पता है कि मैं तो 1972 में पहला चुनाव लड़ा था। तो इस इतने लंबे चुनावी सफ़र में मेरे हज़ारों साथी हैं, जो कोई पिछले 40 साल से साथी है, कोई 40 महीने से साथी है। तो उनका, और सही मानो तो राजनीतिक रूप से बहुत से ऐसे साथी शिथिल थे और घर बैठने जैसी बात थी, क्योंकि राजनीति में कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता था। अब मैं इसके लिए जब उनको तैयार किया तो बड़ी संख्या में वो आगे आए, उनमें उत्साह आया। और नई पीढ़ी, जैसे आपने खुद कहा कि ख़ास तौर पे जो पढ़ा लिखा समाज है, और पढ़े लिखे का मतलब समाज का हर वर्ग, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, टीचर है, इन सब ने तो बहुत बड़ा समर्थन इस यात्रा को दिया है। और वो इसलिए दिया है, मेरा आंकलन है ये, इसलिए दिया है कि समाज में अगर शांति अमन नहीं होगा तो कहीं भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इस चीज़ का आभास होना, और वो भी सारे हरियाणा के स्तर पे, कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, रिलीजन, रेस, कास्ट, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जन समर्थन ये होगा। और ये आगे चल के जहाँ समाज को मजबूती देगा, समाज की जो अपनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उसको तगड़ा करेगा, उसको एक ऐसे रास्ते पे लेके जाएगा जिससे कि समाज को तोड़ने वाले की हिम्मत ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ जो तोड़ने वाले हैं वो बड़े भीरू किस्म के इंसान हैं, इसीलिए छोटी हरकत करते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे
और राजनीतिक लाभ तो कांग्रेस को होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ कांग्रेसी भी बड़े कम नजर आ रहे हैं। जब बृजेंद्र साहब यात्रा शुरू कर रहे थे ना, तो मैंने देखा कि कई सारे नेता बड़ी तल्खी से टिप्पणी कर रहे थे कि तो उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, देखेंगे कोई पर्ची आई होगी, आया होगा न्योता, देखेंगे, जाएंगे, कुछ सोचेंगे, इस तरह की टिप्पणियां थी। देखिए, टिप्पणियां तो आप भी, प्रेस भी कुछ ही कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता जब यात्रा में लोगों का मेल मिलाप बढ़ रहा है, और देखिए आप एक बात समझें, आप नेताओं से किसी अ, यात्रा का आकलन नहीं कर सकते, उसका नाप तोल नहीं कर सकते। यात्रा में किन लोगों का, आम जन का समर्थन आपको मिल रहा है, कौन लोग हैं? मुझे आप एक इंसान बताइए जो ये कहे कि ये यात्रा का कोई महत्व नहीं, ये यात्रा गलत है। तो जब इस तरह का माहौल हो तो लोग जुड़ें, लोग के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे मैंने कहा, उसमें भी उसका भी विश्वास बढ़े कि हाँ, हमारा अब जो सफ़र है राजनीतिक रूप में भी मजबूत होगा। तो जिन बड़े नेताओं की बात करते हो, मेरे से बड़ा कोई नहीं है वैसे, आपको बताऊं मैं। अब वरिष्ठ है सबसे। नहीं, मैं बता दिया। यानी हिंदुस्तान का तो, हिंदुस्तान में तो हो सकता है 20-30-50 लोग हों। 53-54 साल की राजनीतिक सफ़र, बहुत चंद लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो जब 25 साल का था तभी चुनाव मैदान में आ गया था। तो इसलिए जिनको वरिष्ठ कहते हैं, वरिष्ठ वो होते हैं जो बड़े हों, और बड़े वो होते हैं जिनका दिल बड़ा हो। छोटे दिल के आदमी को पोजीशन कोई मिल जाए, स्थान कोई मिल जाए, कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, कांग्रेस अध्यक्ष बन जाए, किसी दूसरी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई और हो जाए, और अगर वैचारिक रूप से वो छोटा है, तो फिर उसको हम वरिष्ठ नेता नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता दरअसल। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि नेता वही है जिसको लोग नेता माने। किसी ट्रांसफ़र कराने के लिए, नौकरी लेने के लिए, कोई और छोटा फेवर लेने के लिए कोई ये कहे कि मैंने बहुत से लोगों को इन चीज़ों में मदद की है और इसलिए मैं नेता हूँ, ये नहीं। नेता वो है जो सामाजिक रूप से, जिसका दृष्टिकोण ये हो कि ये जो समाज है, ये धर्म से, ये आर्थिक रूप से विषमताएं बेशक हों, लेकिन कम से कम नेता का ये फर्ज है कि इनसे ऊपर उठ के उसकी सोच हो, ताकि समाज अमन चैन से रह सके। अमन चैन का जो एक पाठ है वो इस यात्रा के माध्यम से भी जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसको हम ये कहते हैं कि प्रजातंत्र है, इसमें भी लोगों का विश्वास तभी मजबूत होता है। सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत गई, कौन कुछ बन गया। विश्वास प्रजातंत्र में दृढ़ता से, उसकी जो भावना है कि लोगों का राज, लोगों को वोट का अधिकार, ये जब तक उनको संतुष्टि नहीं होती, आम साधारण आदमी को मेरा वोट का हक है, मैं किसी को दूं, तो ये चीज़ें प्रजातंत्र को मजबूत करती हैं। और इसी दिशा में जब बीजेपी ने ये कोशिश की लोकसभा के इलेक्शन में, उनके कुछ जो प्रत्याशी थे ये बोले कि 400 का आंकड़ा पार करा दो, हम संविधान में और बहुत कुछ ऐसा करेंगे जिसमें नए परिवर्तन होंगे। तो लोगों को इस बात से शंका जाहिर हुई कि इनका रुख प्रजातांत्रिक नज़र नहीं आता, और इसीलिए वो 400 का आंकड़ा पार कराने वाली पार्टी का लक्ष्य जो था वो 240 पे आगे टिका। तो ये चीज़ें हैं, सोचने की हैं, समझने की हैं। और प्रजातंत्र, आप 1000 साल की गुलामी रही है इस देश में, कोई राजे महाराजाओं के गुलाम रहे, कोई सुल्तानों के रहे, कोई बादशाहों के रहे, और इससे हमारे को अब 80 साल पहले आज़ादी मिली है, और अगर हम उसी को अनदेखा करके कोई गलत रास्ते पे, या राजनीतिक लोग गलत रास्ते पे चल पड़े, या राजनीतिक विचारधारा को सर्वप्रिय मान के कि ये विचारधारा है जो इस देश को, अब देशभक्ति
और देशभक्त होने की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है कि आप वोटों में समाज को बांट दो वोट लेने के लिए। तो ये तो लोगों को समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कोई, और इसमें सुधार की लोग ही सुधारेंगे। प्रजातंत्र में जो कहीं ना कहीं आपको एब्रेशन नजर आ रही है ना, वो उनकी पूर्ति लोग खुद करेंगे। सर उचाना सीट से लड़ रहे थे ना बृजेंद्र साहब, और वो काफी कम वोटों का अंतर रहा, हार गए। कई सारे निर्दलीय भी वहां पर उस समय खड़े हुए थे। तो आप इसका क्या कारण मानते हैं? और आपने बहुत ग्रेसफुली से एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार भी किया। ठीक है, अब देखिए चुनाव लड़ने का तो सभी का अधिकार है, लेकिन क्योंकि यहाँ कांग्रेस का एक अलग से रूप था, और वो रूप ये था कि जिस पार्टी की 10-11 साल से संगठन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन ना हो, उसमें कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए कि टिकट मांगने के लिए कांग्रेस की, टिकट मिल जाए तो कांग्रेस ही, नहीं मिले तो नहीं। तो ऐसी जब व्यवस्था होगी तो उसका नुकसान तो पार्टी को होगा, और हुआ। तो उचाना उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, उसमें भी हुआ है। और कारण भी मैं यही मानता हूँ कि हरियाणा के लोग ये कहें, आपकी मीडिया ये कहे कि अब की बार तो कांग्रेस बहुत स्पष्ट, हाँ, हर सर्वे में था सर। हाँ, लेकिन उसका हुआ नहीं वो वैसा। तो कहीं ना कहीं संगठन ना होना सबसे बड़ी एक वीकनेस रही है पार्टी की, जो ये अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित जो चुनाव के परिणाम आए। या फिर मैं ये मानूं कि चुनाव के दौरान ना सर एकदम आक्रामकता नजर आई कांग्रेसियों की ओर से, या फिर मैं कहूं कि कांग्रेस समर्थकों की ओर से। सोशल मीडिया पे देखें या किसी भी रैली में देखें तो बड़े आक्रामक से उनके तेवर नजर आते थे। गाने भी बजने लगे, सरकार बनावेगा, हुड्डा सरकार बनावेगा। तो सभी लोग ये सोचने लगे थे कि एक ही व्यक्ति का नाम क्यों सामने आ रहा है, जबकि वो तो दूसरे व्यक्ति को चुन रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के समर्थक तीसरे व्यक्ति को चुने, कुछ इस तरह की चीजें थी। तो वो आक्रामकता क्या नुकसान कर गई कांग्रेस को? देखिए, कई चीजें, एक शब्द भी कई बार नुकसान कर जाता है। आपने चुनावी रैली एक सुनी होगी, सुनी थी सर। जिसमें शैलजा जी के बारे में नारगौंड में थी वो, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैं तो कहता हूँ कि उसने हमारा बड़ा नुकसान किया। यही आप ये समझ लें जो मैं कह रहा था अभी, कि संगठन ना होने की वजह से इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, और उसी से नुकसान भी हो सकता है, और कोई अच्छी बात हो तो उसका फायदा भी हो सकता है। लेकिन संगठन नहीं था तो सब दे वर ऑल फ्री टू टॉक एनी डैम थिंग, और उससे नुकसान हो जाता है। और अब जो संगठन बना सर, आप सहमत हैं जो जो जिस प्रकार की नियुक्तियां हुई? संगठन होना चाहिए, हाँ। किस प्रकार का है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, आप कैसा ही संगठन बना लो, अल्टीमेटली आपको ये नज़र आएगा कि जी वो आदमी कह रहा था ये तो अच्छा नहीं है, कोई कहेगा ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन संगठन होगा तो सब अच्छा है, और संगठन ही एक ताकत होती है। अब जैसे मैंने कहा आपको कि जो टिकट के लिए आए थे उनके लिए संगठन था ही नहीं, वो तो कांग्रेस में थोड़ा थे, वो तो टिकट के लिए थे। छोड़ गए तो सारी यानी संगठन नहीं था तो कोई संभालने वाला नहीं था तो लड़ाई में कहीं ना कहीं कमजोरी आई। अब हरियाणा की राजनीति में सर परिवारवाद पे बड़ा जिक्र होता है। वो जो जैसे बॉलीवुड में बोलते हैं ना नेपो किड, तो यहाँ भी बड़ा होता है कि एक विधायक के बेटे हैं, मान लिया जाता है कि वो भी विधायक बनेंगे। तो ये सवाल जो बृजेंद्र साहब के हिस्से भी आता है कि देखिए जी एक बड़े पॉलिटिशियन के छोरे थे और उनको सब चीज़ें बड़ी आसानी से मिलती गई। आप इत्तेफाक रखते हैं इन चीज़ों से? आपको लगता है कि वो बड़े काबिल रहे इसलिए उनके हिस्से ये सब आया? देखिए, बात यह है कि बृजेंद्र ने पहले, उसके मन में भी ये था कि मैं बड़े राजनीतिक परिवार से हूँ, और मुझे तो मौका मिल ही जाएगा जब भी मैं चाहूँ, लेकिन मेरी पहचान नहीं बनेगी। तो इसलिए वो ये बोलता है कि मेरा आईएएस में आना मेरी सोच का हिस्सा था कि मैं क्या हूँ,
ये मैं तभी प्रूव कर सकता हूँ जब मैं कुछ करूं। और वो टॉप रैंकर 98 बैच का आईएएस का है। तो इस परिस्थिति में उसने अपनी पहचान बनाई है। और किसी का बेटा राजनीति में आता है, उसको एक लाभ तो होता है कि उसको अपनी इंट्रोडक्शन देने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगाना पड़ता। लोग समझ जाते हैं कौन है, किसका बेटा है। तो और ये तो कौन नहीं थे, कितने आपने कहा, कितने फिल्म स्टारों के लड़के लड़कियां, क्यों वो ज़्यादा खूबसूरत हैं या ज़्यादा उनका एक्टिंग अच्छी है? नहीं, दे गेट, उनको चांस मिल जाता है। और चांस हर चीज़ में मिलता है। आप देखना कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गेम के, उनका आप देख लें, उनके बेटे बेटियां। हमारी 2 लड़कियां गोल्ड मेडल जीत के आई हैं अभी बॉक्सिंग में। और वो भिवानी के एक हवा सिंह जी होते थे जो बहुत पहले एशियाड में गोल्ड मेडल जीत के आए थे। एक उनकी ग्रैंड डॉटर है और एक उनकी शायद लड़की, ना लड़की तो नहीं, लड़की की लड़की है। दोनों मतलब अब कहें कि इनको क्यों जी, अब कंपटीशन तो बाहर के उससे किया, उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये है, ये पारिवारिक, ये तो मैं आपको अगर सही मानो मायने में आप जानना चाहो ना, भारतीय जनता पार्टी को गांधी परिवार से बहुत बड़ा भय है। भय इस किस्म का है कि 140 साल पुरानी पार्टी, शायद दुनिया में बहुत पुरानी पार्टियों में कांग्रेस पार्टी हो, और 140 साल पुरानी होने के बाद गांधी परिवार 1929 में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे, आज से लगभग 100 साल पहले। और उनके उससे पहले उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो और फिर एक लंबा इतिहास इसलिए भी है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद भी इस देश में अगर बलिदान की कोई कहानी सुनाए तो वो भी कांग्रेस में गांधी परिवार से बड़ा कोई परिवार नहीं। और इसीलिए उनको इसी चीज़ का भय है कि ये पैन इंडिया पार्टी है कांग्रेस, और पैन इंडिया ही परिवार है ये। राहुल गांधी जब त्रिवेंद्रम से चलता है 4000 किलोमीटर की यात्रा करने, तब भी लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। और जब बॉम्बे में समापन होता है तो उसमें भी कई लाख लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरा कोई करे ना, फिर पता लगेगा। और ये सारी चीज़ें एक किस्म से उनका जो गणित है बीजेपी का, वो ये है कि अगर ये परिवार किसी न किसी रूप में, हम इसको परिवारवाद बोल के करें, उनका और किसी परिवार से कोई ज़्यादा वो नहीं है, यही है, इसलिए परिवारवाद की बात करते हैं। बाकी तो मैं तो 10 साल रहा हूँ बीजेपी में। अब देखो आज किस किस के बेटे या बेटियां या बहुएं, वो परिवारवाद नहीं है। बीजेपी के कोई एमएलए है, कोई एमपी हैं। और यहाँ तक नहीं, ये पार्टी तो अभी 10 साल का है। अभी जो इनके बच्चे जब 21-25 के होंगे तो तब देखना परिवारवाद का बड़ा फैलाव बीजेपी में होता है या कांग्रेस में था। ये कहानियां हैं, इनका कोई असर नहीं। और फिर ठीक है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, डॉक्टर का बाप भी ये चाहता है कि तेरा बेटा डॉक्टर बने, वकील का बेटा भी अच्छा, उसके पिता भी चाहते हैं कि अच्छा वकील बने। तो ये सारा जजेस, आपके मैं सुप्रीम कोर्ट के जज बताता हूँ, जिनके चीफ जस्टिस रहे पिता, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक जज बने हैं। तो कोई ये इन बातों का कोई महत्वहीन बातें हैं। सर, राहुल गांधी साहब से मुलाकात हुई बृजेंद्र साहब की, और उन्होंने बताया कि हो सकेगा, संभव होगा तो वो यात्रा के समापन के अवसर पर ज़रूर आएंगे। ऐसा तो मुझे तो पता नहीं, बृजेंद्र को ही पता होगा, वो उनसे मिले हैं, वो 2 बार की उनकी मुलाकात है।
लेकिन राहुल गांधी का अपना तरीका भी है, कहीं जाने का वो बिना बताए भी चले जाते हैं। और मैंने तो यात्रियों को भी कहा है कि भाई वो कभी भी आ सकते हैं, ये मत सोचो कि कोई कंक्लूडिंग उस पर कोई बात है। उनका अपना तरीका है और अच्छी बात है ये। और सर मान लें कि वो आ गए तो हरियाणा कांग्रेस के जो नेता नहीं दिखे फिर तो वो भी यहाँ पर आएंगे, अपने नंबर तो वो भी बनवाना चाहेंगे ना, जिन्होंने बड़ी वो तल्ख टिप्पणियां की कभी कि यात्रा तो पर्सनल है, हम क्यों जाएं, हमारे पास आई होगी कोई चिट्ठी, हम देखेंगे सोचेंगे। देखिए बात ये है, उनको भी पता है ये यात्रा किसकी है और कांग्रेस के वर्कर को भी पता है यात्रा किसकी है। और ये है कि आप ये मान के चलें कि अगर पार्टी की सहमति से यात्रा ना हो तो अब तक कोई चल थोड़ी सकती है। तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई अपनी स्थिति का आकलन करके बात बोल देता है कि ये यात्रा का पार्टी ने अभी उसको ऑफिशियली बताया है। हाँ, तो इसका कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों का। मैं मैं आपको बताता हूँ, मैं 86 में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और राजीव गांधी जी ने मेरी वर्किंग कमेटी जो थी एग्जेक्टिव ये वो मंजूर कर दी 3 दिन में ही। तो बहुत से कांग्रेस के जो लीडर थे उस समय के, उन्होंने कहा जी तो मेरा आदमी नहीं लिया, वो नहीं किया। तो कहता अच्छा, राजीव जी ने कहा अच्छा हम इस ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे और वो जो कमेटी थी उसको भंग कर दिया। तो मैंने कहा साहब ये क्या? कहने लगे तुम अपना काम करते रहो जो बना रखे थे उन्हीं से काम लो। तो कई चीज़ें हैं ये, मैं इसीलिए कह रहा कि आप राजनीति को इतना आसान मत समझो, उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं। और मैंने उन्हीं से अपना काम चलाया और जो विरोध करने वाले थे उनको भी पता था कि जो ये अध्यक्ष जो चला रहे हैं जिस तरीके से, यही सहमति है पार्टी की। तो अच्छा सर ये भी बताया करते हैं कि जब देवीलाल जी रोहतक से चुनाव लड़ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने टिकट दिलवाई थी? हाँ, क्या दिलवाई थी तो उसमें क्या बुरा है? क्यों वो इसलिए दिलवाई थी कि देवीलाल जी नहीं लड़े थे। देवीलाल जी तो बाद में खड़े हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने कांग्रेस का नॉमिनी जब घोषित किया तो उस टाइम तक देवीलाल जी कैंडिडेट नहीं थे। देवीलाल जी तो इसलिए शायद बने हों कि कमज़ोर कैंडिडेट मिल गया, यहीं से रोहतक से लड़ेंगे। और उससे पहले वो लड़े भी थे, रोहतक से जीते भी थे और फिर रोहतक की सीट से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। स्वामी इंद्रवेश बने थे उनकी जगह, आपको पता होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की टिकट पे जीते और एक बार नहीं 2 बार 3 बार देवीलाल जी को, और लोग ये कहने लगे देवीलाल जी जब भी लड़ेंगे इसके यहाँ तो रोहतक से तो कांग्रेस जीतेगी। और एक बार पार्टी ने, देवीलाल जी की पार्टी ने फैसला किया कि नहीं अब की बार देवीलाल जी लड़ेंगे। कैप्टन इंदर सिंह थे कि उनको लड़ा दिया, वो 1.5 लाख वोट से जीत गए। अच्छा राजनीति में मतलब कुछ भी हो सकता है। देख लो ना, मैं बता रहा आपको। तो ऐसा क्या था सर उस समय के देवीलाल जी हार गए, कुछ आपकी यादगिरी हो कुछ ऐसा? ऐसे ही है, देखो रोहतक की जो सीट थी उस पे बड़ा भारी डिवीजन था एक बात का, और वो डिवीजन था जातीय आधार पे। और जातीय आधार पे जब डिवीजन हो जाता है तो कितना ही बड़ा लीडर हो
अब भूपिंदर सिंह हुड्डा जातीय आधार की वजह से गोहाना से पार्लियामेंट का चुनाव नहीं आ रहा 1.5 लाख वोट से। तो मैं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम में कोई भी नेता हो, वो अगर अभी मैंने कहा अगर बड़े दिल का होगा तो लोग कहेंगे भाई ये तो मेरा भी है, दूसरा कहेगा भाई आपका क्यों, ये हमारा भी है। तो इस तरह का जब एटीट्यूड आ जाता है तो फिर वो मजबूती स्वाभाविक है, और अपनी जाति में सिमट जाएगा तो सारी जाति, एक जाति से कोई चुनाव ना तो जीतता और ना इस तरह की सोच राजनीति में होनी चाहिए। और यही कारण था देवीलाल जी का चुनाव हारने का बार बार वहाँ से। मैंने देखा सर ब्रिजेंद्र साहब के हिस्से ना एक कास्ट वाला टैग नहीं आया है, और मैंने उनसे सवाल भी पूछा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कास्ट के टैग के साथ अगर मैं कहीं अध्यक्ष बनूं या मैं किसी तरीके से कोई भी पद लूं तो वो मैं खुद सोचूंगा मेरी काबिलियत पे प्रश्न होगा वो। बिल्कुल ये तो देखो, ये जो टैग है ना, कोई आप ये मान के चलो चलोगे कोई ऐसे नहीं आता, ये लोग लगाते हैं टैग, और लोग इसलिए लगाते हैं कि लोगों को दिखता है कि इसका पार्टीजन एटीट्यूड है, ये एक तरफा नहीं है, एक तरफा है। और जब इस तरह का आंकलन लोग कर लेंगे तो टैग लग जाएगा। और अगर आप निस्वार्थ होकर इस बात को समझते हो कि मेरे को राजनीति करनी है राजनीतिक मूल्यों पे आधारित, राजनीतिक मुद्दों पे आधारित, तो फिर आप जाति विशेष की बात नहीं करोगे, और ये जो बात लेके चलेगा उसके साथ सब लोग भी जुड़ जाते हैं। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी को जो विशेषकर हरियाणा जैसे प्रांत में अगर वो जातीय आधार पे समाज को बांट के, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो अल्टीमेटली ये अलग बात है कि कांग्रेस की कुछ कमियां नहीं, वरना लोगों में एक ये आम बात थी कि बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, सामाजिक रूप से एक दूसरे में शत्रुता पैदा करना, घृणा पैदा करना, ये किसी राजनीतिक दल की अच्छाई नहीं है। और इसीलिए एक व्यापक रूप से लोगों में इस बात का रोष था। और मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन इस यात्रा के माध्यम से हमने सामाजिक रूप से एक दृढ़ समाज एकता का जो होता है उसका सही रूप में निखार हो गया, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि लोगों को फेस कर लें। ये यानी शहरों में तो मैं नहीं कहता, क्योंकि शहर में तो कोई आके कहीं से भी अपना घर बना लेता है, वो एक अलग समाज है। लेकिन जो गांव का समाज है वो तो सदियों पुरानी परंपरागत तरीके से ऐसा समाज है जो आपस में बहुत दृढ़ है, एकता है और संबंध ऐसे हैं। आप तो गांव से हैं, अब आपको मैं बताता हूँ, आप यानी इन बातों को सोचो कि मेरी लड़की कहीं किसी गांव में शादी की हुई है, मैं वहाँ जाता हूँ अपनी लड़की का सम्मान करने या उसको मदद करने या उससे मिलने, तो मेरी प्राथमिकता ये होती है कि वहाँ के जो मेरे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि मेरे गांव की और कितनी लड़कियां हैं यहाँ, होता है ना। हाँ, वहाँ मैं ये तो नहीं पूछता ना कि मैं जाट हूँ तो जाटों की कितनी लड़कियां हैं मेरे गांव की। ये है बजरा साइड में कर लो। सही जो मैंने आपको जो एग्जांपल दी ना, यही हमारी ताकत है कि वहाँ कितनी जातियाँ होती हैं, लेकिन गांव में हमारा एक रहना सहना वो सबसे बड़ी बात है। सामाजिक रूप से एक ऐसी संरचना मानता हूँ जिसमें समाज का भाईचारा मजबूत होगा, और संदेश भी यही है कि सबसे ऊपर उठ के वोट कोई किसी को कहाँ देता है अलग बात है, लेकिन समाज एक रहेगा तो सौहार्द का वातावरण रहेगा, भाईचारा बनेगा मजबूत और आपसी प्रेम बढ़ेगा।
बाकी जो यात्रा कर रहा है या जो पार्टी जिस यात्रा में पूरे तौर पे लगी हुई है, उस पार्टी को तो राजनीतिक रूप से लाभ तो होगा ही। सही बात है। सर बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया। ये बातचीत सुनी आपने चौधरी वीरेंद्र जी के साथ, और यात्रा में हम भी आगे बढ़ लेते हैं, आपको दिखा देते हैं और क्या कुछ यहाँ हो रहा है, यात्रा में जुड़ने वाले बाशिंदे क्या कह रहे हैं।